नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC। आज हम एंशियंट हिस्ट्री के तहत अपनी जो सीरीज चल रही है उसके तहत जो हमारा यूनिट नंबर चल रही है आज आपकी स्टार्ट होगी 11 और इसमें देखेंगे हम गुप्त साम्राज्य। ये गुप्त साम्राज्य ने या गुप्त वंश ने अपना विस्तार किस तरीके से किया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे आया निकल कर। पहला वंश चला था यहाँ पर मगध में मौर्य वंश। मौर्य वंश का पतन हुआ और उसके खंडों पर जिन छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ वो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जिन्हें हमने किसमें रखा था। वो थे हमारे मौर्योत्तर समय में। जैसे कि आपने देखा उसमें पीछे हम्म, शुंग वंश, कर्णव वंश और सातवाहन वंश और विदेशी आक्रमणों के साथ साथ हमने उसमें कुषाणों को भी देखा था। तो ये मौर्योत्तर समय के थे, लेकिन इनको फिर से एक इकट्ठा करने का कार्य गुप्त वंश के शासकों ने किया, जिनमें कई राजा प्रमुख प्रसिद्ध होंगे, जैसे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त देखो, कंफ्यूज नहीं होना, चंद्रगुप्त आपको यहाँ भी मिलेगा और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में भी था। नाम एक ही है लेकिन व्यक्ति अलग अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज हम गुप्त वंश। सबसे पहले देखेंगे इनकी जाति के बारे में कि आखिर ये लोग कौन थे। गुप्त काल, देखो इनकी जाति के बारे में भी ज्यादातर मतभेद ही माना जाता है विद्वानों के द्वारा, लेकिन अधिकतर विद्वान इन्हें वैश्य जाति का मानते हैं। किस जाति के थे ये कोई नहीं पता। उसी प्रकार तो ज्यादातर विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाला वो कहाँ पहुंचे, वो इनकी वैश्य जाति को मानना इन्होंने प्रारंभ किया। इस वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और इसकी जानकारी हमें भगवती गुप्त के नासिक ताम्र अभिलेख से मिलती है। अब देखो, भगवती गुप्त कौन थी। प्रभावती गुप्त थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो बनेंगे आगे, आगे आएंगे विक्रमादित्य, इनकी ये पुत्री थी प्रभावती। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा आगे देखेंगे। तो इसके बारे में जो श्रीगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो प्रभावती गुप्त के नासिक ताम्र अभिलेख से मिलती है। और नासिक कहाँ है जी आपका, वो है आपका महाराष्ट्र में। अब श्रीगुप्त के बारे में इतना तो हम कुछ देखना नहीं है, लेकिन हमें शुरुआत करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम से, क्योंकि इसमें चंद्रगुप्त प्रथम भी आएगा और चंद्रगुप्त द्वितीय भी आएगा। तो इसलिए इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। वो हुआ क्या, स्थापना तो करेगा श्रीगुप्त, लेकिन इसका कोई ऐसा कोई खासा रोल रहेगा नहीं, मतलब अपने राज्य विस्तार ये नहीं कर पाएगा। तो राज्य विस्तार कौन करेगा, अगर राज्य विस्तार करेगा चंद्रगुप्त प्रथम, और अपने साम्राज्य को एक सुदृढ़ व्यवस्था के रूप में ढालने का प्रयास करेगा। और यहीं से ही गुप्त साम्राज्य से ही हमारी जो सामंतवादी व्यवस्था है इसका जन्म जन्म होगा। सामंतवादी व्यवस्था, इसी को हम फ्यूडल सिस्टम भी बोलते हैं। फ्यूडल सिस्टम। सामंतवादी क्या थी, देखो मान लो ये कोई क्षेत्र था, ये कोई क्षेत्र था, ये छोटे छोटे क्षेत्र थे, इनमें क्या करते थे, ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को यहाँ का सामंत बना देते थे, ताकि ये यहाँ से कर भी यही उगाएगा और इस क्षेत्र में सेना भी यही रखेगा। इसी तरह से इस क्षेत्र में भी और इसी प्रकार, मतलब इन्होंने अपने क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर वहां पर शासन करवाते थे, किसे, सामंतों से। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि सामंती क्या हो जाएंगे, अपने आप को पावरफुल समझना शुरू कर देंगे। और जब ये सब पावरफुल समझेंगे तो फिर से क्या होगा, गुप्त वंश का पतन, एक फिर से आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी आपकी। तो इसमें आगे देखते हैं। तो इस वंश की राजधानी बनी पाटलिपुत्र, और इसने जो उपाधि धारण की थी वो उपाधि थी इनकी महाराजा धीराज की उपाधि। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और दाम्पत्य प्रकार के सिक्के भी इसने चलवाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने अपनी पहली रानी के नाम के सिक्के भी चलवाए, या सिक्कों पर रानी का नाम भी लिखवाया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका समुद्रगुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, मतलब प्रतापी राजाओं में से एक राजा था ये। प्रतापी राजा तो बहुत होंगे इसमें, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी आएगा विक्रमादित्य। तो समुद्रगुप्त जो था ये प्रतापी राजाओं में से एक था, और इसने अपने राज्य विस्तार सबसे ज्यादा किया था। गुप्त वंश में यदि राज्य विस्तार सबसे ज्यादा किसी ने किया तो ये समुद्रगुप्त ही थे। इसी कारण क्या होगा, विंसेंट स्मिथ है, एक इतिहासकार है, अंग्रेज इतिहासकार है, वो कहते हैं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। जैसे
नेपोलियन यूरोप में था, उसी प्रकार भारत में कौन था? समुद्रगुप्त। नेपोलियन भी क्या था? इसे भी साम्राज्यवाद का बुखार चढ़ा था। उसी प्रकार ये भी साम्राज्यवादी था, समुद्रगुप्त भी। इसकी जानकारी हमें हरिसेन, इसका देखो राज दरबारी था, या आपसे कह ले कवि था। तो प्रयाग प्रसिद्धि से मिलती है, प्रयाग प्रसिद्धि से इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। इसने उपाधि धारण की थी कविराज की, मतलब वीणा वादक अच्छा था, कवि भी था एक, इसके साथ साथ तो वीणा भी अच्छी खासी बजा लेता था। इसकी माता जो थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी। पीछे हमने देखा जो चंद्रगुप्त की प्रथम जो कुमार देवी थी वो किससे विवाह, उन्होंने विवाह किया था, तो उन्हीं से उत्पन्न थी। तो उन्हीं से उत्पन्न था ये समुद्रगुप्त। तो लिच्छवी राजकुमारी थी इसकी माता, इसलिए इसे लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी जाना गया। जैसे माताओं के नाम पर पड़ जाते हैं ना नाम, उसी प्रकार से इसका नाम लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी जाना गया। इसके सिक्कों को कांच कहा जाता था, कांच के नहीं बने होते थे, कांच कहा जाता था केवल सिक्कों को। और इसने किसकी रचना की थी? इसने कृष्ण चरितम की रचना की, नामक ग्रंथ है एक। इसे धर्म का प्राचीर भी कहा जाता था, मतलब धर्म को अच्छा खासा मानता था। किस धर्म को मानते थे? तो ये लोग ज्यादातर वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन धर्म के प्रति सहिष्णु थे पूरी तरीके से। मतलब फिर से वही कि यदि कोई व्यक्ति वैष्णव धर्म को ना मारकर किसी अन्य धर्म को मान रहा है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो माने। तो इसलिए ये कहा जाता है कि धर्म के प्रति भी ये सहिष्णु थे। दक्षिण भारत के विजय को धर्म विजय कहा जाता है। जितनी भी इसने दक्षिण भारत की विजय की, वो उसको धर्म विजय के नाम से जाना गया। इसने देखो पृथ्वी बांधो या प्रथैया वीर की भी उपाधि धारण की थी। पृथ्वी बांधो की उपाधि होगी, कविराज की उपाधि होगी इसकी, तो दो उपाधि तो इसकी यहीं मिलती है देखने में। जैसे समुद्रगुप्त के अलावा देखो जो प्रयाग प्रसिद्धि है लिखी हुई, यहाँ से सवाल पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपका, कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रसिद्धि के अलावा अन्य किन लोगों के नाम मिलते हैं यहाँ पर? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग जो आपकी प्रयाग प्रसिद्धि है इनकी, समुद्रगुप्त के अलावा इसमें जहांगीर का भी नाम मिलता है, बीरबल का भी, और रानी विक्टोरिया का भी नाम देखने को मिलता है। तीनों के तीनों को आप याद रखेंगे कि किस किस का नाम देखने को मिलता है। अब देखो इसने अपने राज्य विस्तार के लिए कई नीतियां अपनाई थी, जैसे उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतने के लिए प्रसव भरण की नीति अपनाई। सीधा सीधा सवाल कर देगा आपसे कि बताइए कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत को जीतने के लिए किस नीति का अनुपालन किया था? तो स्वभरण। उसी प्रकार दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतने के लिए उसने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी। इसी कारण क्या था, देखो जो विंसेंट स्मिथ थे उन्होंने इसी कारण क्या कहा था इसको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। क्यों? क्योंकि इसने उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था। इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई। अब देखो जो इसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीता वे कौन कौन से थे? जैसे इसमें कौशल था, कौशल का राजा था मंटराज उस टाइम पर। फिर थे पिष्टपुर, पिष्टपुर महेंद्र था। कौशल में भी महेंद्र था। महाकांतर व्यागराज था। कोट्टूर स्वामी दत्त था यहाँ का राजा। एरंडपल यहाँ का राजा दमन था। अमुक्त नीलराज था। वेंगी, वेंगी के हस्तवर्मा थे। पालक्का, पालक्का के थे उग्रसेन। और देवराष्ट्र के थे कुबेर। कुशल या कुशल स्थलपुर के थे धनंजय। और कांची के थे विष्णु को। तो इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना, कभी ये कहते कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र समुद्रगुप्त के द्वारा जीता गया या समुद्रगुप्त के द्वारा नहीं जीता गया, तो इन्हें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कहता है गुप्त काल में सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ इसी ने करवाया था। तो वो अश्वमेध यज्ञ की चर्चा हमने पहले भी की थी। जैसे आपने देखा था शुंग वंश, शुंग वंश में भी जो था वो पुष्यमित्र शुंग, उसने भी क्या करवाए थे? अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। मतलब अश्वमेध क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक घोड़ा छोड़ा जाता था और ये दूसरे के क्षेत्रों से गुजारा जाता था। इसका मतलब कि यदि उन्होंने इस घोड़े को नहीं रोका अपने क्षेत्र में, तो वो ये मान लिया जाता था कि उन लोगों ने उसकी क्या कर ली, स्वाधीनता स्वीकार कर ली जिसने ये घोड़ा छोड़ा है। और यदि उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया तो फिर उस राजा के साथ उस सेना को, उस क्षेत्र की सेना को वहां पर क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। ये था आपका अश्वमेध यज्ञ। इसने देखो व्याघ्र शैली के, धनुर्धारी शैली के और वीणा वादक नाम के सिक्के भी चलवाए, क्योंकि सिक्कों पर ही हमें ये वीणा वादक वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। फिर आते हैं अगले राम। रामगुप्त का कोई ऐसा कोई खासा रोल रहा नहीं। क्यों? देखो इसमें क्या हुआ कि इसने अपनी पुत्री जो थी, अपनी पत्नी, इसकी पत्नी थी धोरु स्वामी, इसको शकों को दे दिया। कारण क्या हुआ? शकों का आक्रमण हुआ। जब शकों का आक्रमण हुआ तो
उन्होंने ये डिमांड कर दी शकों के राजा ने कि यदि आप अपनी रानी को हमें दे देते हो तो हम यहाँ पर आक्रमण तुम्हारे क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस बात को लेकर क्या हुआ, रामगुप्त जो था वो मान जाता है और इसने ये भी निर्णय लिया कि ध्रुव स्वामिनी या जो अपनी पत्नी है उसको शकों को दे दिया जाएगा। लेकिन इसी का ही भाई था चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त द्वितीय होगा आपका, चंद्रगुप्त सेकंड। इसी ने ही क्या करा, ध्रुव स्वामिनी को वहां ना भेजकर ये खुद जाता है वहां पर और वहां पर क्या करता है, शकों को पराजित करता है। और इसी एवज में क्या करता है, जो जो चंद्रगुप्त था वो अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर देता है। और बाद में ध्रुव स्वामिनी से स्वयं चंद्रगुप्त विवाह कर लेता है। तो इनकी कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, बस थोड़ी सी है। इसकी हत्या फिर बाद में कौन कर दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या कर दी। और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो विशाख दत्त की पुस्तक है, एक देवी चंद्रगुप्त, उससे हमें जानकारी मिलती है। विशाख दत्त की तो मुद्रा राक्षस भी है, लेकिन वहां से ऐसी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम से इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त ने ही अपने भाई रामगुप्त की हत्या की थी और चंद्रगुप्त ने ही रामगुप्त की पत्नी धौर स्वामी को शकों से छुड़ाया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे देवराज कहाँ कहा गया है, इसे देवराज की संज्ञा दी गई है सांची अभिलेख में। चमक अभिलेख में इसे देवगुप्त कहा गया है और देवाश्री के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों नाम याद रखने हैं इसके, देवराज, देवगुप्त और देवाश्री। इसके काल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखो, स्वर्ण काल कहना किसी एक क्षेत्र में नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में यदि कोई राज्य विकसित हो रहा है, विस्तार कर रहा है, उसी को ही वो क्या कहेंगे, स्वर्ण काल कहेंगे। मतलब ये सामाजिक दृष्टि से भी अच्छे काम कर रहे थे, आर्थिक क्षेत्र में भी इनके अच्छे काम थे, कला के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी। तो इसी वजह से क्या था, किसी एक क्षेत्र को लेकर आप इसे स्वर्णकाल नहीं कह सकते। मतलब हर क्षेत्र में क्या हुआ, विकास हुआ। इसी वजह से इनके काल को क्या कहा गया, स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। गुप्त काल का सर्वप्रथम अभिलेख मथुरा अभिलेख था। जो इस काल में सबसे पहला अभिलेख बना वो अब मथुरा अभिलेख बना था। इसने कश्मीर में जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। जंग रहित, ऐसा लौह स्तंभ जिस पर कभी जंग ना लगता हो, वो आज भी वर्तमान में है, जिसको मेहरौली में फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। मतलब फिरोज शाह तुगलक ने इसे वहां से कश्मीर से उठवाकर मेहरौली में लगवा दिया। मेहरौली कहाँ, दिल्ली, दिल्ली के पास है तो मेहरौली। ठीक। इसने शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के, जैसे जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला, से क्या कर दिया, उज्जैन कर दिया। उज्जैन आपका एमपी में, मध्य प्रदेश वर्तमान। सोने के सिक्के को दीनार कहा गया इसके समय में, चांदी के सिक्कों को रूपक कहा गया और तांबे के सिक्कों को कौड़ी कहा जाता था उस टाइम पर। चंद्रगुप्त के समय में सिक्के चले जिनको क्या कहा गया, जैसे सोने के सिक्कों को तो दीनार कह दिया इन्होंने, चांदी के सिक्कों को रूपक और तांबे के सिक्कों को कौड़ी के नाम से जाना गया। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाइयान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के देखो मिलान करने के लिए देता है विदेशी यात्रियों को, तो ध्यान रखना, जैसे हमने पीछे देखा था फाइयान आया। फाइयान किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त के दरबार में। उससे पहले मेगस्तीनिज आया था। मेगस्तीनिज किसके दरबार में आया, वो भी चंद्रगुप्त के, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे आगे देखेंगे हम, हर्षवर्धन के समय में आएगा ह्वेनसांग। इसने छत्रधारी, धनुर्धारी, व्याघ्र, सिंह निहंता प्रकार के सिक्के चलवाए थे। इसने विक्रमादित्य, देखो, शकों को पराजित करने के उपरांत, शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमांक, परम भागवत, विक्रामश्री, विक्रमश्री की उपाधि इसने धारण की थी। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न कौन से थे, देखो, कालिदास इसी के दरबार में थे, जो संस्कृत के क्या थे, महान कवि। इन्हें भारत का इसी वजह से क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है। संस्कृत और नाटक का इन्हें राजकुमार कहा जाता है। संस्कृत में जितने भी इन्होंने नाटक लिखे हैं बहुत ज्यादा लिखे हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, अ, रघुवंशम, बहुत सारे इन्होंने नाटकों की रचना की है। घटकर पर कौन थे, गुप्त कालीन वास्तुकार थे। ये घट पर थे, मतलब जो बिल्डिंग वगैरह बनाते थे, आर्किटेक्चर, वो यहाँ पर घट परकर का काम था। धनवंतरी, धनवंतरी इस क्षेत्र के चिकित्सक थे। बेताल भट्ट, बेताल भट्ट थे तंत्र विद्या के। और शंकु का जो संबंध था वो भूगोल के ज्ञाता थे, शंकु। अमर सिंह, अमर सिंह कवि थे। वराहमीर ज्योतिष थे।
ये इन्होंने पृथ्वी का देशांतर उज्जैन में ही तैयार किया था। चलो उज्जैन जो इनका विश्वविद्यालय बना हुआ था, या तक्षशिला से उज्जैन आया था, उसी में ये क्या थे, वहीं पर ही ज्योतिष विद्या देते थे सबको। तो इसी वजह से इन्होंने पृथ्वी का देशांतर उज्जैन में ही तैयार किया था। क्षपणंग जो थे वो एक जैन भिक्षु थे, और वरुचि। तो ये 9 के 9 आपको याद रखना कि नवरत्न कौन से थे। पूछ लेगा निम्न में से कौन सा नवरत्नों में से एक नहीं है या है। नेक्स्ट, सुश्रुत ने चिकित्सा के क्षेत्र में शल्य चिकित्सा का निर्माण किया था। शल्य चिकित्सा क्या होती है, देखो ये होता है ना, अंग को बदल देना। जैसे किसी का लीवर खराब हो जाए, उसको बदलना। ऐसे आज वर्तमान में हो जाता है, जैसे किडनी खराब हो गई तो उसको भी बदलना, चेंज कर देना। तो ये सब चिकित्सा सबसे पहले इस क्षेत्र में सुश्रुत ने इस क्षेत्र में भी शुरू कर दी थी यहाँ पर, मतलब इस काल में भी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट, कुमारगुप्त प्रथम। इसका वास्तविक नाम महेंद्रादित्य था। इसे शुक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसी ने ही, कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी, ऐसा माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय को क्या होगा, जब हम मध्य भारत में देखेंगे आकर, तो इसी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करेगा बख्तियार खिलजी। लेकिन वर्तमान में सार्क एक संस्था है, सार्क, इसकी मदद से इसे क्या किया जा रहा है, पुनः स्थापित किया जा रहा है इसको। मतलब पुनः डेवलप किया जाने का प्रस्ताव रखा गया है, और इस पर काम भी चल रहा है। और सार्क का मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। काठमांडू। नेक्स्ट, मध्य भारत में रजत के सिक्के इसी ने चलवाए थे। सर्वाधिक अभिलेख इसी के शासनकाल में लिखे गए। हाँ, गुप्त काल में। हूणों को इसी ने पराजित किया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, भीतरी अभिलेख से मिलती है। बयाना से गुप्त काल सिक्कों का ढेर पाया गया है। और इसके सिक्कों पर क्या मिलता है, मयूर और कार्तिकेय का चित्र भी अंकित मिलता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसके सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है, तो मयूर और कार्तिकेय के चित्र का अंकन भी इसी के साथ उस पर मिलता है, सिक्कों पर। स्कंदगुप्त। विक्रमादित्य और सिति पशुपति की इसने उपाधि धारण की थी, स्कंदगुप्त ने। विक्रमादित्य और सिति पशुपति की उपाधि। इसने अयोध्या को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। इनके बारे में बस इतना ही ध्यान रखना है। पुरुगुप्त। पुरुगुप्त कौन थे, इसकी जानकारी हमें भीतरी अभिलेख से मिलती है। इसके बारे में कहाँ है भीतरी अभिलेख, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कुमारगुप्त, इसके बाद आते हैं कुमारगुप्त द्वितीय। इसका लेख बुद्ध प्रतिमा में लिखा है। मतलब जो लेख लिखा गया है वो बुद्ध की प्रतिमा के रूप में लिखा गया है, कुमारगुप्त द्वितीय का। फिर आते हैं बुद्धगुप्त। देखो, शुरू के दो तीन ही इंपोर्टेंट थे, जैसे आपने देखा चंद्रगुप्त प्रथम, प्रथम सेकंड और फिर समुद्र। ये ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। बाकी इनके बारे में, कला और संस्कृति के बारे में आपको वहां पर पढ़ना है। देखो, नेक्स्ट है आपका बुद्धगुप्त। दामोदर ताम्रपत्र पर इसका नाम परम भट्टारक, परम भट्टायक महाराजा धीराज मिलता है। जो दामोदर ताम्रपत्र लिखा गया है उस पर बुद्धगुप्त का नाम मिलता है, परम भट्टायक महाराजा धीराज। इसकी स्वर्ण मुद्रा में श्री विक्रम लिखा हुआ मिलता है। मतलब जो अंकित हुआ था इसकी मुद्रा पर नाम, वो था श्री विक्रम। नरसिंह गुप्ता बालादित्य है, इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। फिर आते हैं भानुगुप्त। मालवा के ऐरण अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। तो ऐरण अभिलेख कहाँ है, मध्य प्रदेश। मालवा कहाँ है, मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक हेमचंद्र राम चौधरी ने लिखी। इससे भानुगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। क्या आप ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी है, हेमचंद्र ने। और हेमचंद्र ने लिखी है इसी वजह से किस पर लिखी है, भानुगुप्त पर। इसी कारण क्या होता है, भानुगुप्त के बारे में हमें इससे जानकारी मिल जाती है। विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौन था, इस वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। ठीक। नेक्स्ट, अब गुप्तकालीन प्रशासन भी देख लेते हैं कि गुप्तकालीन ये प्रशासन, शासन प्रशासन इनका किस प्रकार का था। इस काल के प्रस्तुतिकारों ने अपने अपने संरक्षकों की, शासकों की तुलना देवताओं से की है। जैसे यम, कुबेर इत्यादि देवताओं से इन्होंने अपनी तुलना की है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य तो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत इस काल में स्थापित हो गया। मतलब जो देवताओं की उत्पत्ति का सिद्धांत था वो इस काल में नहीं पनपा, लेकिन ये लोग अपनी तुलना इनसे करते जरूर थे। इसका सर्वप्रथम उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। इसकी रचना किसने की थी, याज्ञवल्क्य ने, याज्ञवल्क्य ने। लेकिन इसका बाणभट्ट ने तिरस्कार भी किया है।
नेक्स्ट, कुल मिला जुलाकर गुप्त शासन का केंद्र बिंदु राजा या गुप्त शासक महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण करते थे। मतलब गुप्त काल में शासन का केंद्र बिंदु था कौन? राजा था। मतलब बिना राजा की मर्जी के कुछ काम नहीं होता था। अपने अपने क्षेत्रों में सामंत काम करते थे, लेकिन यदि जब भी राजा बुलाएगा सामंतों को तो उन्हें आना ही पड़ेगा। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना आने का। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसके ज्यादातर सदस्य कहाँ से आते थे? उच्च वर्ग से, जैसे अमात्य, कुमारादित्य, ये सब उच्च वर्ग के लोग थे। मतलब जो सामंत थे ना, ये वही लोग थे। और सामंतवाद का बीजारोपण इसी काल से हो चुका था। लेकिन सामंतवाद का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा था? अमात्य या कुमारादित्य का जैसे नामों का प्रयोग यहाँ पर हो रहा था। अधिकारियों को के वंशानुगत होने के भी प्रमाण मिलते हैं हमें यहाँ पर। मतलब वंश जो था, जो अधिकारी था, वो उसका पद जो था, वो अधिकारी का पद जो बना वो वंशानुगत बना। कैसे? कोई व्यक्ति है, ये अपनी सेवाएं दे रहा है, उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु हो जाती है तो जो इसका पुत्र होगा, इसके स्थान पर वो क्या बनेगा? यहाँ पर इसका स्थान लेगा। इसका मतलब क्या है कि यदि पुत्र योग्य भी नहीं है ना, तो वो यहाँ भी वो अपना अधिकारी वर्ग में शामिल होगा। इस तरह की प्रणाली जो थी वो वंशानुगत थी। यदि इसका जो पुत्र होगा फिर उसके बाद में ये चलेगा, तो वंशानुगत बनता जा रहा था ये। दंड दंड व्यवस्था काफी उदार थी। मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। राजा का पद वंशानुगत था, लेकिन ज्येष्ठाधिकार नहीं था। ज्येष्ठाधिकार कैसे थे? वंशानुगत तो था पद, मतलब राजा का पुत्र ही क्या बनेगा? राजा ही बनेगा। लेकिन यदि बड़ा पुत्र योग्य नहीं है, यदि बड़ा पुत्र योग्य नहीं है तो उसे राजा नहीं बनाया जाएगा। हाँ, छोटे पुत्र को राजा बनाया जाएगा, फिर यदि वो छोटा पुत्र योग्य है तो। इस तरीके से, तो यदि वंशानुगत तो था लेकिन ज्येष्ठाधिकार नहीं था। गुप्तकालीन अधिकारी, यहाँ से सवाल बनते हैं देखो। तो गुप्तकालीन कौन कौन अधिकारी थे? एक तो थे कुमार मात्य। कुमार मात्य ये उच्च पदाधिकारी थे यहाँ पर। महाबालाधिकृत ये सेनापति थे। महादंड नायक न्यायाधीश थे। देखो, दंड से ही आपको न्यायाधीश समझ में आ जाएगा, महाबलाधिकृत से ही आपको सेनापति समझ में आ जाएगा। महादंड नायक न्यायाधीश थे। और संधि विग्रह, संधि विग्रह मतलब जो युद्ध क्षेत्र में संधि करवाता था दोनों सेनाओं के बीच में, उसे क्या कहा जाता था? युद्ध तथा संधि मंत्री कहा जाता था। दंडपाशिक, दंडपाशिक कौन था? दंडपाशिक जो था वो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दंडपाशिक आपका पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। सर्वाध्यक्ष राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का अध्यक्ष होता था ये। महाभांडागार अधिकृत ये राजकोषीय कोष का प्रधान माना जाता था। तो भंडार से ही समझ में आ रहा होगा कि भंडार करा जाता होगा किसका? राजकोष का। तो इस तरीके से भी थोड़ा कुछ याद रख सकते हैं आप। हाँ, अक्षय पटलिक। हाँ, अक्षय पटलिक जो था वो अभिलेख विभाग का प्रधान होता था, जो अभिलेख लिखे जाते थे। महाप्रतिहार मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। ध्रुवाधिकरण ये कर वसूलने वाला विभाग था। रण भंडाघाटी, रण भंडाघाटी का मतलब होता है कि रण में, क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में। भंडार मतलब एक तरीके से जो सेना की जो सेना को आवश्यकता होती थी, शस्त्र की, अस्त्र की, भोजन की, वो सबकी पूर्ति कौन करता था? सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति रण भंडाघाटी करता था। पुरपाल नगर का प्रधान अधिकारी होता था ये। पुरपाल अग्रहारिक ये दान विभाग का अधिकारी होता था। तो इस तरीके से इन्हें याद रखेंगे। जैसे, तो देखो, गुप्त काल की प्रशासनिक इकाई क्या कहती है? गुप्त काल की प्रशासनिक इकाई जो थी, देखो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ऐसे देख लो इसको, जैसे ये आपका बॉक्स, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ग्राम। और ग्राम के ही जो मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामपति या महत्तर कहा जाता था। उसके बाद में आती थी पैठ। इससे ऊपर जो थी पैठ, पैठ को ही जैसे हम आज वर्तमान में तहसील कहते हैं, इसके मुखिया को क्या कहा जाता था? पैठपति या बीथी। उसके बाद में इससे ऊपर आ जाता था कौन? जिला या विस। उस टाइम पर जिले को विस कहा जाता था। फिर आते थे आपके भुक्ति। इससे ऊपर भुक्ति, भुक्ति को आज हम कहते हैं प्रांत या राज्य। और इसका जो प्रमुख होता था वो ऊपरी होता था। और जब राज्यों को मिला दिया जाता था तो क्या बन जाता था? एक देश निकल कर आता था। देश, इस तरीके से। और देश की जो था उसके शासक को गवर्नर या गोपत्री कहा जाता था। तो गुप्त काल की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम।
सीमांत प्रदेशों के शासकों को गोप्ता कहा जाता था। जो सीमांत प्रदेशों के क्षेत्र शासक थे, जैसे आसपास के जो क्षेत्र होंगे, यहाँ पर जो शासन कर रहे होंगे, उनको गोप्ता नाम दिया गया। नेक्स्ट, अधिकारियों का वेतन नगद भी दिया जाता था और भू राजस्व के रूप में भी दिया जाता। मतलब किसी को भूमि भी दे दी जाती थी और नगद भी दे दिया जाता था वेतन। ग्राम प्रशासन के लिए पंचायतें होती थी, ये पूर्णतः स्वतंत्र होती थी, मतलब अपना निर्णय देने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थी और इनका निर्णय मान्य भी होता था। कर व्यवस्था, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि अंतिम निर्णय राजा के पास ही था। यदि कोई व्यक्ति इनके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो राजा के पास जा सकता था। जैसे भारत में क्या होता है, जैसे आप शुरू में देखें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर कौन सा कोर्ट है, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से के निर्णय से सहमत नहीं है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, और यदि हाई कोर्ट के निर्णय से भी आप सहमत नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वही काम यहाँ भी था। कर व्यवस्था, भूमि कर को भाग कहा जाता था यहाँ पर, और ये कितना था, 1/6 से 1/4 तक लिया जाता था। अलग अलग क्षेत्रों में जिस भूमि पर उपज ज्यादा होता था तो वहां पर कर ज्यादा ले लिया जाता था, उपज कम होती थी तो वहां पर उपज उसी प्रकार से कर भी लिया जाता था। यह उपज के अनुसार था। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि की गई, लेकिन वाणिज्य व्यापार संबंधी करों की संख्या में कमी आई थी। Next, गुप्तकालीन विभिन्न कर। गुप्तकालीन विभिन्न कर देखो, हमने मेन देखा भाग था एक, जो 1/6 से 1/4 था। एक भोग भी होता था। भोग मतलब राजा को प्रतिदिन दिया जाने वाला था। मतलब यदि कोई व्यक्ति जंगल गया और वहां से फल फूल सब्जी ले आया, उसका कुछ हिस्सा कहाँ दिया जाता था, राजा के पास भी भेजा जाता था। इसी को ही क्या कहा जाता था, भोग कहा जाता था। उद्रंग, उद्रंग वो कर था जो स्थायी काश्तकारों से लिया जाता था, जो स्थायी थे, जैसे बढ़ई वगैरह जो थे, उनसे ये कर उद्रंग के नाम से लिया जाता था। अस्थायी कृषकों से कौन सा कर लिया जाता था, तो अस्थायी कृषक से ऊपरी कर लिया जाता था, ऐसा मतलब। अस्थायी कृषक कौन थे, जिनके पास अपनी स्थायी भूमि ना होती, स्थायी भूमि नहीं थी। इसका मतलब यह है कि वो पट्टे पर लेकर कृषि करते थे, तो उस उनसे कौन सा कर लिया जाता था, ऊपरी कर लिया जाता था। जो दूसरों की खेती पर जाकर अपने जो दूसरों की भूमि पर जाकर खेती करते थे, उन्हीं को से ही ऊपरी कर लिया जाता था, और इन्हीं को यहाँ पर अस्थायी कृषक कहा गया है। बलि कर, बलि कर जो था ये एक धार्मिक कर था। धर्म से संबंधित यदि कोई बलि दी जा रही है तो वहां पर कर भी देना होगा। विदेशी वस्तुओं के आयात पर भी कर लगता था, जिसे क्या कहा गया, प्रत्याय भूति धातुवाद कहा गया, जिसे प्रत्यय धातुवाद की संज्ञा दी गई। शुल्क, शुल्क था सीमा बिक्री कर, जैसे आज लगता है सीमा शुल्क कर, तो वही अब उस तरह से था सीमा शुल्क कर। इस काल में करों का भुगतान अन्न, नगद, अन्न को तो मेय कहा जाता था, नगद को हिरण्य कहा जाता था, दोनों से किया जाता था। आप अन्न के रूप में भी कर सकते हैं भुगतान, और हिरण्य के रूप में भी कर सकते हैं, या नगद के रूप में भी कर सकते हैं। ब्राह्मणों और मंदिरों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था, और ये भूमि क्या थी, कर मुक्त होती थी, कर मुक्त भूमि थी। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था यहाँ पर, और कृषि अधिकांशतः किस पर निर्भर थी, वर्षा पर, कि इतनी सुविधाएं नहीं थी। एक आधी नहर का निर्माण हो पाया था उस दौरान। Next, भूमि उपयोगिता की दृष्टि से भूमि कई प्रकार की होती थी, जैसे क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहते थे। और वास्तु भूमि किसे कहा जाता था, जो भूमि मकान निर्माण, जैसे ग्रामों में मकान बना लेते हैं या शहरों में मकान बनते हैं, तो उस भूमि को क्या कहा जाता था, उस टाइम पर वास्तु कहा जाता था। खिल भूमि, जिस भूमि को जोता नहीं जाता था उसे खिल भूमि कहा जाता था। अपृहत, अपृहत बिना जोती गई भूमि को कहा जाता था, या कोई जंगली पड़ी हुई भूमि को, उसे अपृहत कहा जाता था। गोचर, गोचर उस भूमि को कहा जाता था जहां पर मवेशी आकर चरते थे, मतलब चारागाह भूमि को गोचर कहा जाता था। अप्रदा, अप्रदा का मतलब है कि विवादास्पद भूमि थी ये। यदि कहीं किसी भूमि पर विवाद है तो उसे अप्रदा के नाम से जाना जाता था, उस भूमि को। प्रमुख उद्योग क्या थे इनके, देखो, प्रमुख उद्योग था कपड़ा उद्योग। कपड़ा अच्छा खासा निर्माण करते थे, और इसके प्रधान को ये क्या कहते थे, श्रेष्ठी। इस काल के प्रमुख बंदरगाह, जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ये हमारा क्या है, पश्चिमी तट, और ये हमारा पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट के जो बंदरगाह थे तो ये थे, जैसे भ्रौच, कैम्ब्रले, पोल और ब्रह्मा। ये पश्चिमी तट के हो गए आपके। और पूर्वी तट के जो बंदरगाह थे वो ताम्रलिप्ति और झम्मसाला थे। ये पूर्वी तट के। इधर जो पश्चिमी तट के थे वो इधर के क्षेत्रों से, इधर के देशों से व्यापार होता था। जो इधर के थे वो इधर के क्षेत्रों से व्यापार होता था, जैसे म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, आपका फिलीपींस वगैरह, इन क्षेत्रों से व्यापार किया जाता। पश्चिमी और पूर्वी तट के बंदरगाह भी आपको ध्यान रखने हैं कि इस काल के कौन कौन से बंदरगाह प्रमुख थे।
तो निगम व्यापारियों का समूह होता था। जो निगम होता था वो व्यापारियों का समूह, और इसे भी क्या कहा जाता था, सृष्टि। ये भी कुछ प्रमुख उद्योग कर रहे हैं, उद्योग व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार कौन करेंगे, वो व्यापारी तो करेंगे। तो इनके को भी, जो इनका प्रमुख होता था उनको भी सृष्टि ही कहा जाता था। सामाजिक गतिविधियां कैसी थी इनकी, देखो। गुप्त कालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में बटा हुआ था, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें आपका ब्राह्मण, यह हमारा समाज बटा हुआ। 4 वर्णों का आधार कर्म न होकर जन्म था। मतलब यदि कोई व्यक्ति शूद्र व्यक्ति है और अच्छा खासा वो क्या है, वेदों का ज्ञान रखता है, तो वो शूद्र ही कहलाएगा। इसलिए क्या था, वो कर्म आधार नहीं था, वर्णों का आधार जन्म आधार ही था। वो जिस वर्ण में जन्म लेगा, जैसे कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण में वंश में जन्म लेता है, तो चाहे उसको वेदों का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन वो क्या कहलाएगा, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि किसी शूद्र को चारों ब्राह्मणों का अच्छा ज्ञान है, तो वो कभी भी क्या नहीं बन सकता, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, वो क्या कहलाएगा, शूद्र ही कहलाएगा। तो यहाँ इस तरह की कुछ व्यवस्था थी। गुप्तकालीन ग्रंथों में 4 वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों का विधान था। मतलब अलग अलग लोग रहते थे यहाँ पर। न्याय संहिताओं के अनुसार ब्राह्मण की तुलना इन्होंने तुला से की, क्योंकि ब्राह्मण क्या था, बैलेंस बनाने का कार्य करता था। और क्षत्रिय की तुलना किससे की है, क्षत्रिय की तुलना इन्होंने अग्नि से की है। मतलब क्षत्रिय क्या थे, योद्धा होते थे, अग्नि की तरह किसी पर भी टूट पड़ते थे, तो इसलिए इन्होंने क्षत्रिय की तुलना अग्नि से की। वैश्य की तुलना इन्होंने जल से की है। और शूद्र की तुलना इन्होंने विष से की है। विष मतलब जहर, एक तरीके से। तो शूद्रों की स्थिति जो थी वो यहाँ पर दयनीय थी। मतलब शूद्रों की स्थिति तो पहले से ही दयनीय होती आ रही थी, यहाँ भी ऐसा की ऐसी थी, बनी हुई थी। बस कुछ अधिकार शूद्रों को यहाँ पर आकर मिल जाते हैं थोड़े बहुत। ब्राह्मणों के प्रमुख कर्तव्य क्या थे, वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना और दान लेना। ये ब्राह्मणों के प्रमुख कर्तव्य थे। शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार होता है। उनको रामायण, उनको नहीं, उनको है, उनको रामायण, महाभारत, पुराण सुनने का अधिकार मिल गया था, केवल सुन सकते थे। कोई चोरी छुपे उन्हें पढ़ ले तो एक अलग बात थी, लेकिन केवल उन्हें सुनने का ही अधिकार था। चांडालों का समाज में स्थान वर्णों में से सबसे नीचे था। देखो, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। इसमें एक और जाति जोड़ दो, इसमें चांडाल। ये सबसे, इनका स्थान जो था वो सबसे नीचे था। कैसे, चांडाल कौन होते थे, जैसे आप कब्रिस्तान वगैरह में देखते हैं, जो वहां पर रहता है कब्रिस्तान में, जो उसकी देख रेख करता है, उसी को ये चांडाल कहते थे। तो ये कभी भी यदि जंगलों, यदि गाँव में आता था, तो ये एक क्या होता था, ये रात को आता था, कभी भी दिन में नहीं आता था। और एक डंडी होती थी इसके हाथ में, लकड़ी, उसको पीटते हुए, सड़क पर पीटते हुए आता था, ताकि पता लग जाए कि कोई चांडाल आ रहा है। तो सब अपने अपने घर में घुस जाया करते थे। इस तरीके से चांडालों का जो समाज में स्थान था वो चारों वर्णों से भी कहाँ चला गया, नीचे चला गया। गुप्तकालीन अभिलेखों में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। भूमि और भू राजस्व के कारण इस जाति की उत्पत्ति हुई थी। इनका मुख्य कार्य लेखन करना, लेखाकरण करना, गणना करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, साथ साथ भूमि कर के अधिकार भी इन्हें मिल गए थे। नेक्स्ट, गुप्तकालीन रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं किस किसने की, देखो। कालिदास की तो देखो सारी ही इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे विक्रम वर्ष्यम, इसमें किसकी कहानी है, पुरूरवा और उर्वशी की कहानी मिलती है। उर्वशी कौन थी, पुरूरवा कौन थे, देखो ये कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, किसी दिन फिर बताएंगे। केवल इतना समझ लो कि पुरूरवा और उर्वशी की कहानी इसमें मिलती है विक्रम वर्ष में। मालविका अग्निमित्रम याद करो थोड़ा सा, जब हमने शुंग वंश पढ़ा था, तो मालविका थी और अग्निमित्रम था। अग्निमित्रम कौन था, इसी का पुत्र था, पुष्यमित्र शुंग का। तो जो इनकी प्रेम कहानी का वर्णन किया है किसने, कालिदास ने, वो किसमें करा है, वो मालविका अग्निमित्रम में किया है। कुमार संभवम, ऋतु संहारम, रघुवंशम, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की कहानी मिलती है देखने को। नेक्स्ट, विशाखदत्त की 2 रचनाएं हैं। एक तो मुद्रा राक्षस, ये ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। और देवी चंद्रगुप्तम भी क्या है, ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। दंडिन ने भी कुछ रचनाएं की थी, जैसे काव्य दर्शन, 10 कुमार चरित, वृहद जातक, लघु जातक। ब्राह्मेर की भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे वृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका। और आर्यभट्ट ने भी 2 रचनाएं की, जैसे ब्रह्म सिद्धांत दिया इन्होंने, और आर्य भट्ट। भास ने स्वपनवास दत्ता लिखी।
चारुदत्ता लिखी और उरुभंग इन्होंने इसकी रचना की थी। भैरवी भैरवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की थी। असंग ने योगाचार की रचना की और वत्स भट्टी ने रावण वध की रचना की थी। चंद्र गोमिनी चंद्र व्याकरण की रचना की इन्होंने। बुद्ध घोष विशुद्ध मग्न की इन्होंने रचना की और सिद्ध सेन ने न्यायावतार की रचना की। शूद्रक मृच्छ कटिमम की इन्होंने रचना की थी। कामांतक ने नीति शास्त्र की रचना की और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट, कालिदास जो थे, कालिदास को क्या भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? कुछ पॉइंट है। शून्य तथा दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने ही पाई का मान कितना दिया था? 3.14 दिया था। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, जिसे आज न्यूटन ने क्या करवा लिया? पेटेंट करवा रखा है। तो इसी वजह से क्या है, क्योंकि न्यूटन से पहले भी हमने हमारे ही जो विद्वान थे उन्होंने इस तरह का सिद्धांत दे रखा था। बराहमिहिर महान ज्योतिष थे। नागार्जुन ने रसायन और धातु विज्ञान की गणना की थी। इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? आइंस्टीन। धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे और पारे का आविष्कार गुप्त काल में भी हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखो ये हो जाता है आपका गुप्त काल समाप्त। इतना ही आपको यहाँ पर पढ़ना है फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखो, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक। और यदि आपको कंप्लीट हिस्ट्री के नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में या हार्ड कॉपी के रूप में, तो आप वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।